रिगार्ड्स इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इस पे बात करेंगे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहले द टोटल जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कितनी है, 329 मिलियन हेक्टेयर। अभी अगर हम प्रोजेक्ट देखें तो जो हमारी नेट कल्टिवेटेड एरिया है वो कितनी है, 139.58 मिलियन हेक्टेयर। जो नेट कल्टिवेटेड एरिया आप पढ़ते होंगे 143 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन लगातार जो है रूरल से अर्बन में कन्वर्ट हो रही है और इंडस्ट्री उसमें जा रही है। और इस समय अगर हम देखें तो 139.58 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो जो है दिखा रहा है कि कल्टिवेटेड है। जबकि आप जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है ना। पॉपुलेशन की जो क्योंकि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो क्या होती है, गुणोत्तर होती है। जो संसाधन है वो समांतर बढ़ते हैं। अगर एक चाक है तो 2 चाक हो जाएंगे, लेकिन पॉपुलेशन 2 गुणे जो है 2 4 होती है। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करती है। और हमारी जो ये एरिया है 139.58 मिलियन हेक्टेयर, और बस उसी पे पूरा जो है निर्भर करता है कि जो हम किस प्रकार से जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। जैसे हम देखते हैं कि जो सीरियल्स है उसकी जो रिक्वायरमेंट है 465 ग्राम पर डे पर व्यक्ति पर मतलब पर कैपिटा पर डे। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ द पल्सेस 50 ग्राम पर कैपिटा पर डे। But in case of cereal 465 ग्राम पर कैपिटा पर डे। In case of vegetable 100 ग्राम पर कैपिटा पर डे, मतलब 300 ग्राम सब्जियां चाहिए पर डे। उसमें भी बाइफिकेशन आपने पढ़ा है कि 3 प्रकार की सब्जियां चाहिए। 125 ग्राम जो है सब्जियां वो लीफी चाहिए, लीफी वेजिटेबल चाहिए। 75 ग्राम जो सब्जियां हैं वो रूट वाली चाहिए, और बाकी जो सब्जियां हैं वो अदर वेजिटेबल चाहिए। तो लगातार जो सब्जियां हैं वो जो है देख रहे हैं। दाल है वो 50 ग्राम जो है तो पर डे जो है व्यक्ति को चाहिए। दूध 250 ग्राम जो है पर डे व्यक्ति को चाहिए। तो ये पर कैपिटा रिक्वायरमेंट है जो हम देख रहे हैं। लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी करनी है। पूरे वर्ल्ड की अगर हम देखें तो 2.42% जो एरिया है वो हमारे पास है। जो कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड की जो एरिया है तो इंडिया कितना है, 2.42% एरिया है। जबकि हम कितनी पॉपुलेशन लेके चल रहे हैं, 17% पॉपुलेशन हमारे पास है। पूरे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन हमारे पास है। एरिया कितनी है, 2.42% एरिया है हमारे पास है। और अगर हम देखें तो वो जो ये पॉपुलेशन है इसकी सारी रिक्वायरमेंट इससे पूरी होनी है। 139.58 मिलियन हेक्टेयर से पूरी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी है। तो अभी भी हम जो है सेल्फ सफिशियंसी की तरफ सीरियल में तो चले गए हैं, लेकिन अगर हम ऑयल सीड देखें, पल्सेस देखें और अन्य देखें तो हम काफी जो है तो बिलो हैं। इन केस आप अगर हम मिल्क ले लें तो मिल्क में हम नंबर 1 है। आप जानते हैं सभी लोग नंबर 1 है। इंडिया इज द फर्स्ट पोजीशन। बट अगर हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी देखें तो हम किसपे हैं, 57 पे। अगर वर्ल्ड में हम देखते हैं तो हमारा पोजीशन है 57 नंबर पर आते हैं अगर हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क देखें, लेकिन उपलब्धता के आधार पे। लेकिन अगर हम उसमें देखते हैं तो हम क्या है, नंबर 1 है। तो ये तो बस एक बेईमानी है कि हम अपने को नंबर 1 कहते हैं लेकिन हम 57 नंबर पे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो ओनली 4% जो है तो फ्रेश वाटर केवल 4%, मतलब 4% फ्रेश वाटर है जो कि हम यूज कर सकते हैं, जो इंडस्ट्री में और कहीं जो है यूज कर सकते हैं, जो इंडिया में अवेलेबल है। बाकी जो है या तो सेलाइन वाटर है, मतलब ब्रेकिश वाटर है, या फिर अदर वाटर है। तो ये जो है कंडीशन है। इंडिया अटेनिंग द सेल्फ सफिशियंसी ड्यू टू, इंडिया ने सेल्फ सफिशियंसी अटेन किया कब, 1996 में जो है 66 में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन ईरा स्टार्ट हुआ तो सेल्फ सफिशियंसी हम सीरियल में प्राप्त किए। बेसिकली किसमें प्राप्त किए, राइस में प्राप्त किए और व्हीट में प्राप्त किए। ठीक है,
राइस और व्हीट में हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़े और सेल्फ सफिशिएंसी को प्राप्त किए, लेकिन बाकी भी अभी भी जो है तो लेस है। उसका कारण क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। पहला क्या कारण था कि इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। दूसरा जो कारण था वो था कि फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव वैरायटी, डॉट वैरायटी, मतलब फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव डॉट वैरायटी आई, उसके कारण से हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ गए। तीसरा था कि इक्विपमेंट्स जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स, इंट्रोडक्ट मतलब इंक्रीज द इरिगेटेड एरिया ऑफ द इंडिया, इरिगेटेड एरिया को जो है बढ़ा करके सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ गए। अगर हम यहीं पर हम देखें तो हम काफी जो है आगे हैं अभी। अगर हम देखें तो 1951 में जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो 50.8 मिलियन टन थी। 50.8 मिलियन टन जो है प्रोडक्टिविटी थी पूरे भारत की, जो जिसपे पूरी जो पॉपुलेशन थी उस समय की वो निर्भर करती थी। लेकिन अगर हम प्रेजेंटली देखें तो रिसेंटली जो डेटा है वो 330.5 मिलियन टन हो चुका है इस समय। 330.5 मतलब 330.5 मिलियन जो है मिलियन टन प्रोडक्शन इस समय जो है जो प्रेजेंट पोजीशन में वो हमारी पहुंच गई है। अगर हम देखें ड्यू टू द हैवी यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, मतलब जो प्रॉब्लम क्या आई आज जो हम देखते हैं, यूट्रिफिकेशन की एक प्रॉब्लम है। दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इमिशन है जो लगातार जो है ये, हालांकि हम ग्रीन रेवोल्यूशन से काफी कुछ जो है तो सफिशिएंसी की तरफ बढ़े, 50.8 मिलियन टन से हम 330.5 मिलियन टन तक गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि यूट्रिफिकेशन लगातार, जो पोल्यूशन है, जो सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, मतलब इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो लगातार जो है बिगड़ रहा है, वो एक जो है तो प्रॉब्लम। दूसरा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर हम देखें तो CO2 का जो 60% जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो मतलब CO2 जो है वो 60% रिस्पॉन्सिबल होती है जो इस समय जो है ग्रीन हाउस में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये जो है बेसिक जो गैसें हैं, CH4 लगातार हम देख रहे हैं कि CH4 जो ये मीथेन है उसका भी लगातार जो ये पशुधन है हमारा, पशुधन लगभग 17.5% से ज्यादा तो पशुधन है हमारे पास पूरे वर्ल्ड का, वो लगातार जो है क्या है कि अनप्रोडक्टिव है या बहुत कम प्रोडक्टिव है, लेकिन वो लगातार हम देख रहे हैं कि वो रिलीज कर रहा है क्या CH4 का मतलब मीथेन। कुछ है कि जहां पे जैसे यहाँ पे है 828 mm जो है वर्षा है यहाँ की, लेकिन यहाँ पर गर्मी के सीजन में जो समर राइस है वो बहुत ज्यादा एरिया में मैं देख रहा हूँ फैल रहा है समर राइस, जबकि राइस तो आप जानते हैं कि जो राइस की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो करीब जो है 1500 से लेकर के 2000 mm के आसपास है। मतलब एक किलोग्राम जो है तो राइस प्रोडक्शन के लिए 5000 लीटर की जरूरत होती है। आपने पढ़ा है कि 5000 लीटर वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ राइस। तो 1 kg राइस के लिए 5000 लीटर की जरूरत है। तो लेकिन फिर भी हम जो है उसको समर राइस में उसका जो है लगातार हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से ये जो लगातार जो प्रॉब्लम इमिशन ऑफ जो है मीथेन हो रहा है और जो ये जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो ये लगातार हो रहा है। अब आता है कि वाई INM की तरफ हम क्यों जा रहे हैं। व्हाट इज INM क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि INM क्या है। INM इज द कंबाइंड यूज ऑफ एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, तीसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स और चौथा बायो फर्टिलाइजर्स। तो देयर आर 4 कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट है 4 कंपोनेंट है इसके। एक है एग्रोनॉमिकल जो है एग्रोनॉमिकल, दूसरा है ऑर्गेनिक, तीसरा है केमिकल और चौथा है बायोलॉजिकल। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब अगर हम देखें तो इनका क्या है कंबाइंड यूज है, ठीक है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रिफर टू द मेंटेनेंस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई, मतलब प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई को जो है तो पूरा करना है और साथ में क्या करना है ऑप्टिमम द सस्टेनिंग द जो है डिजायर्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। सस्टेनिंग मतलब सीधा सा है कि सस्टेन करना है, सस्टेनेबिलिटी लानी है। लगातार जो है हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी में बी डिफाइंड एज द
मतलब सस्टेनेबिलिटी को जान रहे हैं, टिकाऊपन लाना है उसमें, है ना। ठीक है, तो जो प्रेजेंट नीड है, जो पॉपुलेशन की जो प्रेजेंट नीड है, उसको पूरा करते हुए हम, और जो रिसोर्सेस है उनको बचाते हुए चले, तो वही क्या है, सस्टेनेबिलिटी है, जिससे कि जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम कुछ दे सके। नेक्स्ट चलिए। तो सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर when which the satisfy the needs of the present generation without erode based on the future generation। जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड को पूरा करते हुए जो फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम रिसोर्सेज को बचा करके दे, जिससे कि जो है आने वाली जनरेशन को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। तो ये क्या है, INM है। अभी हम देख रहे हैं कि रिक्वायर क्यों नीड है। तो पहला तो रिक्वायरमेंट है कि लेस हेक्टर प्रोडक्टिविटी। जो पहले अगर हम करते थे 1951-52 में 1 kg अगर हम न्यूट्रिएंट डालते थे तो जितना रिस्पॉन्सिव था कि जितना प्रोडक्शन था उतना आज नहीं। आज हम 1 किलो जो यूरिया से जो उत्पादन हो रहा है वो कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, क्योंकि यूरिया आप जानते हैं कि अगर हम यूरिया लगातार प्रयोग करते हैं तो करीब 27 ईयर में बंजर कर देती है। और ये भी पता है कि यूरिया अगर हम 100 किलोग्राम यूरिया डालते हैं तो उसकी जो है इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी है, 80 kg है ना। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट सबकी जो है रेजिडुअल जो एसिडिटी है, रेजिडुअल सबकी जो बेसिसिटी है वो लगातार जो बढ़ रही है। अब ये 80 kg है, लेकिन हम कैल्शियम कार्बोनेट का अगर प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या है कि जो pH है वो लगातार गिरता जाएगा। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो 49 मिलियन हेक्टेयर जो है मिलियन हेक्टेयर जो सॉइल है वो क्या है, एसिडिक सॉइल है। पूरे भारत में 49 मिलियन हेक्टेयर जो है वो एसिडिक सॉइल है, 7 मिलियन हेक्टेयर क्या है, बेसिक सॉइल है। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि एसिडिटी और बेसिसिटी जो है बढ़ती जा रही है। जितना ये नॉर्थ ईस्ट है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, और जो ये आंध्र प्रदेश है, सारा एसिडिक रीजन है। सब जो जितनी हिली सॉइल है सब एसिडिक रीजन है, क्योंकि कैटायन जो है तो नीचे आ जाते हैं और एनायंस ऊपर रह जाते हैं, जिसके कारण से लगातार जो एसिडिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो जनरली क्वेश्चन भी आता है कि हिली सॉइल्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, तो वो लगातार एसिड जो है बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ते बढ़ते 49 मिलियन हेक्टेयर जो है तो बढ़ गया है। हमारी एरिया कितनी है, 329 मिलियन हेक्टेयर में 49 मिलियन हेक्टेयर एसिडिक हो चुकी है, जो कि किसी काम की नहीं है, उसको सुधारने की जरूरत है। इसी प्रकार से जो लेस हेक्टर प्रोडक्टिविटी, अगर कहते हैं मेंटेन द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबल बेसिस विदाउट अफेक्टिंग सॉइल हेल्थ, बिना मिट्टी की जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसको बिना खराब किए हम क्या करें, ये इसलिए अपनाने की जरूरत है क्योंकि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो लगातार खराब हो रहा है। सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, इकोलॉजिकल हेल्थ अर्थात जो एनवायरमेंटल हेल्थ सब खराब हो रहा है। टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द न्यूट्रिएंट यूज एंड न्यूट्रिएंट हार्वेस्टेड, जो हम न्यूट्रिएंट जितनी आवश्यकता है उतनी हम आवश्यकता में नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि कभी भी क्या है कि हमें सॉइल टेस्टिंग बेस जो है न्यूट्रिएंट को डालना चाहिए, लेकिन हम सॉइल टेस्टिंग बेस न्यूट्रिएंट को ना डाल करके और सीधे 120 जैसे धान में डालना है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम मतलब 40 किलोग्राम पोटास डाल देते हैं। लेकिन क्या रिक्वायरमेंट है उस सॉइल की, क्या रिक्वायरमेंट है, जब तक हमें पता नहीं है कि उसका आरबी मीटर क्या है। अगर आरबी मीटर आप जानते हैं कि आरबी मीटर अगर 0.5% है तभी वो लो है, या लेस देन अगर 0.5% है। अगर वो आरबी मीटर 0.5 से लेकर के 0.5% है तो मीडियम है अर्थात वो गुड है। अगर मोर देन 0.75% आरबी मीटर है तो क्या है, कभी वो हाई माना जाएगा। लेकिन क्या कभी हम देखते हैं कि उसका आरबी मीटर कितना है, क्या हम सॉइल टेस्ट बेस जो है तो यूज कर पा रहे हैं, तो ये नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, सरकार भी अगर सॉइल टेस्ट बेस कर रही है तो एक पूरे गांव में एक सैंपल लेती है और क्या है पूरा दिखा रही है कि पूरे गांव में ये कंडीशन है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर है जो है वो 1 हेक्टेयर जिसे ले लिए तो 1 हेक्टेयर में 5 सैंपल लिए जाते हैं और वो पूरे गांव में 1 सैंपल ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो बेईमानी है जो लगातार चल रहा है। तो ये जो आरबी मीटर कंटेंट है अगर हम देखें तो परसेंटेज जो लगातार जो है तो आरबी मीटर कंटेंट जो है तो वो मतलब घट रहा है। तो कंजर्व लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, अब लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज की बात क्या है, इन सीटू जो रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं,
जैसे कि रेजिड्यू है, ग्रीन मैन्यूरिंग है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, तो जो और बायो कंपोस्ट है। तो ये जो कंपोस्ट है इसका हम यूज करके, या बीज जो मैनेजमेंट है, बीज को जो है तो सड़ा करके उसको प्रयोग कर सकते हैं, ब्राउन मैन्यूरिंग कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम जो न्यूट्रिएंट्स लेवल है सॉइल का उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो जिससे कि जो ऑफ फार्म रिसोर्सेस है उसका कम प्रयोग करना पड़े, जो ऑन फार्म रिसोर्सेस है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना जो है हो, जिससे कि मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर सभी का जो भी इकोनॉमिस्ट है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो कास्ट है उसको रिड्यूस करना है, जो इनकम है उसको बढ़ाना है, जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, और जो लागत है उसको घटाना है। खाली बस इसी पे जो है हम लोग सारे जो लगे हुए हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो कास्ट है वो डिक्रीज हो, वो कट हो, तो बस उसी पे है। तो इसीलिए जो है कंजर्व लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस। अब लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस आप देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी रिसोर्सेस की बात कर ले, अगर हम वाटर की बात कर ले, तो यही अगर बुलंदशहर की बात करते हैं तो 1 फीट वाटर पर ईयर जो है घट रहा है, क्योंकि वहां की जो वाटर जो रेनफॉल है वो 828 mm है एवरेज, लेकिन जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो करीब 1200 mm के ऊपर जा रही है, क्योंकि लगातार जो है इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहे हैं, शुगर केन का कल्टीवेशन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट उसकी है, धान का कल्टीवेशन कर रहे हैं, हाईएस्ट रिक्वायरमेंट है। तो जो हाई वाटर रिक्वायरमेंट जो क्रॉप्स हैं उनको हम लगातार ले रहे हैं, जिसके कारण से जो रिसोर्सेस है वो घटता जा रहा है और 1 फीट वाटर जो है डाउन हो रहा है, वाटर टेबल 1 फीट डाउन हो रहा है, लगातार 1 फीट जो है डाउन हो रहा है। और वो कंडीशन ये आ गई है कि गर्मी के मौसम में 57 फीट पे जो है तो वाटर टेबल जाकर के पहुंच जाता है, जबकि ये पहले जो है तो काफी जो है ऊपर हुआ करता था। तो ये लगातार जो वाटर है वो घट रहा है। दूसरा अगर हम देखें कि न्यूट्रिएंट्स का अगर लेवल देखें तो न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है तो लगातार घट रहा है। अगर हम देखें तो कुछ अपने फार्म की बात करें तो हमारे फार्म पे 0.33 जो है % आर्गेनिक मैटर है, आर्गेनिक मैटर। अब बताइए ये क्या है, लोएस्ट है, लोएस्ट आर्गेनिक मैटर है, 0.5 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये 0.33 आर्गेनिक मैटर है। तो इसलिए इस ऑर्गेनिक मैटर को जो है बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है नाइट्रोजन की सप्लाई या जो सॉइल स्ट्रक्चर है, सॉइल की जो पोरोसिटी है, जो सॉइल की जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं तभी सुधर पाएंगे और तभी प्रोडक्टिविटी को हम सस्टेन कर पाएंगे। टू इम्प्रूव द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो आप जानते हैं कि फिजिकल में सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सॉइल डेंसिटी जो है, सॉइल पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी जो भी है वो सारा फिजिकल है। तो फिजिकल तभी बढ़ेगा जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर अगर हम इरेज करते हैं तो क्या करते हैं कि उसमें कोई 2 प्रकार की डेंसिटी हमारे पास है। एक तो है जिसे हम कहते हैं पार्टिकल डेंसिटी और दूसरी कहते हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी में क्या है, अगर हम ऐड करेंगे तो बल्क डेंसिटी बढ़ेगी, है कि ना, बल्क डेंसिटी बढ़ती है। तो लेकिन क्या है, जैसे सॉइल स्ट्रक्चर बढ़ेगा, सॉइल स्ट्रक्चर है वो तो इंप्रूव होगी, लेकिन सॉइल टेक्सचर परमानेंट फीचर है वो तो इंप्रूव नहीं होती। वो तभी इंप्रूव होगी या तभी जो है उसका जो है बदलाव आएगा जब उसमें हम अलग से कोई मिट्टी डालेंगे, है कि नहीं। आप जानते हैं सॉइल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। अरेंजमेंट को बदल सकता है, लेकिन सॉइल टेक्सचर क्या है, इट इज द परमानेंट फीचर ऑफ द सॉइल, वो कभी बदलता नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, उनको हम कितना भी जो है करें, कभी 5 का नीचे जाएगा, कभी 1 का ऊपर जो है वो आएगा। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि उनमें से 1 सिक्का बढ़ जाए। तो इसलिए सॉइल टेक्सचर इज द परमानेंट फीचर ऑफ द सॉइल और सॉइल स्ट्रक्चर इज द टेम्परेरी फीचर ऑफ द सॉइल। ये परिवर्तन होता रहता है लगातार। तो ये देख रहे हैं लेस जो है, अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो ये सीधा सा मतलब है FUE, लगातार फर्टिलाइजर जो यूज इफिशियंसी है वो लगातार घट रही है। उसका कारण है कि जो डिफ्लोकुलेशन लगातार अगर जो है एडिडिटी बढ़ती है, मतलब या एल्किनिटी बढ़ती है, तो सोडियम कंटेंट बढ़ता है, क्लोराइड का कंटेंट बढ़ेगा, तो क्या होगा, डिफ्लोकुलेशन होगा, पार्टिकल जो है अलग होंगे। जब तक कि उसमें मैग्नीशियम या हाइड्रोजन या फिर जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम अगर नहीं आएंगे तब तक कि उसका क्या है, डिफ्लोकुलेशन होता रहेगा। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि उसमें मेजर जो सबसे बढ़िया है वो है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर से ही हम फ्लोकुलेशन को बढ़ा सकते हैं और सारे जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल आप जानते हैं कि
प्रत्येक ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अलग अलग चाहिए। जैसे फंजाई है, फंजाई एसिडिक कंडीशन में काम करता है। एसिडिक कंडीशन में क्या काम करेगा? फंजाई काम करेगा, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। बैक्टीरिया अगर हम देखें तो बैक्टीरिया क्या है, वो नेचुरल कंडीशन में काम करता है। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल कंडीशन में। अगर हम एक्टिनोमाइसीटीज की बात करते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज तो ये मोर देन 7 pH पे काम करता है। तो सबका अलग अलग pH है। अगर हम यहां देखें तो एसिडिक जो है जितने भी फंजाई हैं, तो फंजाई किस पे? एसिडिक pH पे अच्छा काम करते हैं। इसीलिए आप देखें झारखंड, उड़ीसा या नॉर्थ ईस्ट में पोटैटो प्रोडक्शन अच्छा होता है, राइस का प्रोडक्शन अच्छा होता है। जो एसिडिक है, जो एसिडिक क्रॉप, जो एसिड जो है क्रॉप है, वो आराम से जो है चल जाती है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया हमेशा नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने पे होता है? आप जानते हैं कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड